Good morning student. Today we will discuss about a new chapter class 12th chemistry surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, और ये जो चैप्टर है वो एक बहुत ही अच्छा मार्क्स गेनिंग चैप्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी से कंसेप्ट होते हैं, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं। आप लोगों को बस कुछ छोटी छोटी टर्म्स जो है इसके अंदर याद करनी होती है स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। सबसे पहला अगर अपन बात करते हैं व्हाट इज़ सरफेस केमिस्ट्री, कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ सरफेस केमिस्ट्री? तो स्टूडेंट्स देखिए, सरफेस केमिस्ट्री का मीन्स ये हो गया है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो इससे आइडिया हो ही रहा होगा कि सरफेस केमिस्ट्री का मीन्स सरफेस के ऊपर होने वाली केमिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल, अब सरफेस किसकी सरफेस होनी चाहिए? सरफेस होनी चाहिए रिएक्टिंग स्पीसीज़ की। अब ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ है वो क्या हो सकते हैं? रिएक्टिंग स्पीसीज़ हो सकते हैं आपके गैसेस पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो आपके जो है लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सारी रिएक्टिंग स्पीसीज़ हो सकती है। बट स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है कि गैसेस पार्टिकल्स की कोई सरफेस नहीं होगी, कुछ फिक्स जो है उसकी सरफेस नहीं हो पाएगी। अब यहाँ अगर अपन मैं ये कहूँ कि केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री है क्या, तो आप ये कह सकते हो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स अबाउट सरफेस या इंटरफेस ऑफ ए रिएक्टिंग स्पीसीज। तो मतलब जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं उनकी जो सरफेस है, उसकी जो इंटरफेस है, उनके ऊपर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जब उनके बारे में अपन किसी ब्रांच के अंदर डील्स करते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? सरफेस केमिस्ट्री कहलाएगी। अब सरफेस केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स, इसे पढ़ने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि ये एक सॉलिड मटेरियल है, और इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर जैसे मान लीजिए अपन ने ये कहा है कि ये एक सॉलिड मटेरियल है, और इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर यहाँ पर क्या आ रहे हैं? कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं, और ये गैसेस के पार्टिकल्स कहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? ये इस सरफेस पर हो रहे हैं, और ये जो सरफेस है वो कौन सी है? सॉलिड सरफेस है। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं? गैसेस पार्टिकल्स हैं। तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं? सॉलिड सरफेस के ऊपर या सॉलिड सरफेस के इंटरफेस पर। तो ये चीज़ क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। अब सरफेस केमिस्ट्री को आपको समझना है तो उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी टर्म्स को समझना होगा, क्योंकि जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हाफ मार्क्स के, 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो सबसे पहली टर्म आती है वो होती है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मीन्स स्टूडेंट्स ये है कि एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो गैसेस पार्टिकल्स है, जो रिएक्टिंग सरफेस है, या जो गैसेस पार्टिकल्स है वो एक्यूमुलेट होती हैं ओनली ऑन सरफेस, ओनली ऑन सरफेस, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं। इनके नोट्स स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, रिटर्न नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे इसके। तो आप सबसे पहले ये देखिए एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन इट इज़ अ फिनोमिना, एक फिनोमिना है जिसके अंदर क्या हो रहा है? गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं? सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ एक्यूमुलेट हो गए हैं? इस सॉलिड सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं।
रहे हैं। तो ये जो पूरा फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एड्जॉर्प्शन का मीन्स क्या हुआ? तो आप लोगों को पता चल गया एक ऐसा फिनोमिना जिसका मीन्स ये है कि गैसेस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड रिएक्टिंग स्पीसीज है उसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। चलिए अब इसके बाद सुनिए, देखिए सेकंड जो स्टूडेंट होता है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आप लोग जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया, एक स्पंज लिया, ये मान लीजिए आपके पास एक स्पंज है ना, और इस स्पंज को आपने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल्स या जैसे मान लीजिए कोई कलरिंग सॉल्यूशन है, उस कलरिंग सॉल्यूशन के अंदर आपने उस स्पंज को डाल दिया। अब जैसे ही आप उस स्पंज को डालते हैं तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो जो वाटर है उस वाटर को स्पंज क्या कर रहा है? सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जो होता है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अपन ने कहा ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये वाटर के पार्टिकल्स इसकी सरफेस पर तो होंगे ही होंगे, एज वेल एज ये कहाँ पर? इसके बल्क के अंदर। बल्क का मीन्स होता है इसके अंदर वाली सरफेस में, यानी इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बट जो एड्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स ओनली ऑन सरफेस, ये सिर्फ सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है। और एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या है? एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मीन्स होता है कि जहां पर सरफेस पर तो पार्टिकल्स होंगे ही, साथ ही साथ क्या हो जाएंगे? इसके अंदर भी जो है इस टाइप के या वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है अपना जिसको अपन कह रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है? एड्जॉर्प्शन है। यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन सिर्फ आपको याद रखना है कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन, इट इज़ ए बल्क फिनोमिना, और एड्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस फिनोमिना होती है। चलिए ठीक है, देन इसके बाद एक और थर्ड टर्म आती है स्टूडेंट्स जिसको अपन बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट। अब ये एड्जॉर्बेंट क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, दो सॉलिड्स या दोज मटेरियल्स या दोज रिएक्टिंग स्पीसीज जिसकी सरफेस के ऊपर गैसेस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फर्स्ट बात, यानी कि वो सॉलिड मटेरियल या वो सॉलिड सरफेस जिसकी सरफेस पर या वो रिएक्टिंग स्पीसीज जिसकी सरफेस पर क्या हो रहा है? गैसेस के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं, आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? एड्जॉर्बेंट कहलाती है। तो एड्जॉर्बेंट का मीन्स क्या हो गया कि एक सॉलिड सरफेस हो गई जिसके ऊपर गैसेस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? एड्जॉर्बेंट कहलाता है। याद रखना है एड्जॉर्बेंट से याद रखना है कि वो सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर क्या हो रहा है? गैसेस के पार्टिकल्स आकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म आती है जिसका मीन्स क्या है, उसको अपन बोलते हैं एड्जॉर्बेट। देखिए स्टूडेंट्स, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पर ये क्या होते हैं? ये जो नॉर्मली गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स जिसकी सरफेस पर एक्यूमुलेशन या एड्जॉर्प्शन हुआ है वो तो एड्जॉर्बेंट कहलाता है, और दोज गैसेस पार्टिकल्स, वो गैसेस पार्टिकल्स जो कि एड्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एड्जॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? एड्जॉर्बेट कहलाएंगे। तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बस थोड़ा सा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एड्जॉर्बेंट क्या होता है कि वो सॉलिड सरफेस जिसकी सरफेस पर आकर के गैसेस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एड्जॉर्बेट क्या होता है? तो मींस जो गैसेस के पार्टिकल्स एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कर रहे हैं और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू कहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं? वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं सॉलिड के ऊपर, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? एड्जॉर्बेट कहलाते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 मेनली ये 4 तो है। देन उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक और आपको छोटी सी टर्म याद रखनी है जिसका जो होता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन डिसॉर्प्शन
अब ये डिसॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मली क्या होता है, जहां पर भी अगर कहीं आगे डी लग जाता है, डी का मतलब होता है हटाना, यानी आपने क्या किया, जॉब्शन वर्ड कहां पर आया हुआ है, यहां पर आया हुआ है, किसके अंदर, एडजॉर्प्शन के अंदर। आपने देखा है एडजॉर्प्शन में ऐड हुए हैं, यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, गैसेस के पार्टिकल सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो तो कहलाता है एडजॉर्प्शन। अब अगर यहां से ये जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो वापस से रिमूव हो जाए, यानी यहां से वो चला जाए और यहां यानी एनवायरमेंट में आ जाए या सिस्टम से अलग हो जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वो कहलाएगी डिसॉर्प्शन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेट क्या है और डिसॉर्प्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड बहुत सी बार सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटे छोटे डिफाइंस है, ये आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप इनकी डिवाइड्स, इसकी जो डिफाइंस है उनको बहुत ही अच्छे से लर्न करें। यहाँ से मिनिमम आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री पूरे तरह से क्या है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर के अंदर से डिफाइन के आने के चांसेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को एक बार यहाँ तक का क्लियर हुआ, देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे आपको कंटिन्यू कराता हूँ। यस स्टूडेंट्स, देखिए एडजॉर्प्शन, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि आप लोगों को इतना तो पता ही है कि ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर अपन डेली लाइफ के अंदर एडजॉर्प्शन फिनोमिना को देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स के बहुत सी बार अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप नया मोबाइल लेके आते हैं, तो जो मोबाइल का पैकेट होता है जब आप उसे ओपन करते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर एक छोटी छोटी सी पॉलीथीन टाइप की होती है। जैसे मान लीजिए जैसे इस टाइप की एक छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी आपके पास पॉलीथीन होती है, जो करीब करीब यानी कि वाइट कलर की और जो है एक तरह से जो कपड़े वाली थैली टाइप का आता है उस टाइप की मटेरियल्स होती है। उसके अंदर कुछ जो है भरा हुआ होता है, मतलब कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं। तो वो केमिकल्स है क्या स्टूडेंट्स, और वो क्यों उसमें रखे गए हैं? एक्चुअल में ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो केमिकल्स हैं ये क्या हैं, ये सिलिका जेल होते हैं, ये सिलिका जेल होते हैं। और ये जो सिलिका जेल होते हैं ये क्या वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास जो आपका मोबाइल नया आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, किसी तरह की कोई जो है एयर उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, तो मॉइस्चर फ्री एयर करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर उसमें सिलिका जेल के कुछ छोटे छोटे से पाउच जो है उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो सिलिका जेल है ये क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये एक सिलिका जेल है और इस सिलिका जेल के आसपास इसको अगर मान लीजिए अपन ने कहीं ऐसी जगह रखा है जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, सिलिका जेल ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से अपने ऊपर एक्यूमुलेट कर लेगा, यानी एडजॉर्प्शन फिनोमिना शो करेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से बहुत सारी गैसेज होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पिस्टन है आपके पास इस तरह का, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं आप लोग, पिस्टन एक सिस्टम है ना, तो वो पिस्टन है आपके पास और यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, चारकोल ले रखा है कि ये आपके पास क्या है, एक चारकोल का मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, फाइन पाउडर भी हो सकता है। अब आपने क्या कर दिया, इसके अंदर SO2 गैस जो है फिल कर दी। देन उसके बाद आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पिस्टन है उस पिस्टन को ऊपर से प्रेशराइज करते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रेशराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी सरफेस है इस पूरी सरफेस पर क्या हो जाएगा, ये गैसेस के पार्टिकल्स आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी एक निश्चित या एक फिक्स प्रेशर तक क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू इस तरह से एडजॉर्प्शन फिनोमिना होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने जैसे बहुत सी बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो कोल की माइंस होती है, जहाँ पर कोयला वगैरह निकलती है माइंस के अंदर, तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स को एक स्पेसिफिक मास्क प्रोवाइड करवाया जाता है। जो मास्क वो लगाते हैं अपने माउथ के ऊपर, नोज के ऊपर, उसके अंदर सिलिका जेल होती है, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे ये होगा कि जब वो उस माइंस के अंदर जाएंगे तो माइंस में जाने के बाद एक्चुअल में माइंस के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती रहती है और वो हार्मफुल गैसेस उस
वर्कर की डेथ का भी कॉज बन सकती है। तो वहाँ पर इससे बचने के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते हैं, माउथ के ऊपर, फेस के ऊपर क्या लगा देते हैं, वो एक मास्क लगा देते हैं जिसमें सिलिका जेल प्रेजेंट होती है। और यही सिलिका जेल क्या करेगी, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना करेगी, और एड्जॉर्प्शन फिनोमिना के थ्रू जो गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस हैं, उनको क्या कर लेगी, एक्यूमुलेट कर लेगी किसके ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एड्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शुगर बनती है, जो शुगर मिल है जहाँ पर शक्कर बन रही है, तो शक्कर का कलर जैसा अपन को वाइट दिखता है, इतना एक्चुअल में वाइट होता नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सारे उसमें कलरिंग रिएजेंट वगैरह होते हैं। उन कलरिंग रिएजेंट को हटाने के लिए, रिमूव कराने के लिए उसमें क्या डाल दिया, कुछ अमाउंट के अंदर चारकोल डाल दिया जाता है। तो ये जो चारकोल होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, वहां पर जो कलर के पार्टिकल्स होते हैं, जो कलरफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको अपनी सरफेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर अपन देखें, अच्छा एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि अगर आपके पास कोई जैसे इंडिकेटर्स हैं जो कि कलरिंग इंडिकेटर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू है ना, और वो किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, मिथाइलिन ब्लू है, वो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, एनिमल चारकोल्स डाल दिया जाता है। एक्चुअल में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, चारकोल बोलो चाहे एनिमल चारकोल्स बोलो, एक ही चीज है ना। तो मतलब ये जो चारकोल है, एनिमल चारकोल है, वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, और ये जो एनिमल चारकोल होता है वो क्या करता है, उस कलरिंग रिएजेंट को अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होने देता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो जो कलरफुल या जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एड्जॉर्प्शन अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला एक फिनोमिना है। अब अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो एड्जॉर्प्शन है, इस एड्जॉर्प्शन के टाइप्स कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेज बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं कि एड्जॉर्प्शन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए एड्जॉर्प्शन मेनली 2 टाइप्स का होता है। एड्जॉर्प्शन जो है वो मेनली आपके 2 टाइप्स का प्रेजेंट होता है ना। एक एड्जॉर्प्शन जो होता है स्टूडेंट्स, इसको तो अपन कहते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एक होता है, इसको अपन बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन। एक और नाम होता है इनका स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है इसे अपन फिजिजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, फिजिजॉर्प्शन, इसे फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं। और इसी तरह से ये जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, इसी का एक और नाम होता है, इसको अपन केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं, केमिजॉर्प्शन, ये केमिजॉर्प्शन भी कहलाता है। तो ये इनके दूसरे नाम है, फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन भी इनको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये इसी नाम से पूछे जाते हैं, फिजिजॉर्प्शन क्या होता है, केमिजॉर्प्शन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो अपन यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस की तरह ही क्या करते जाते हैं, स्टडी करते जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल एड्जॉर्प्शन सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो अपन यहाँ कहते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। तो इसका जो नेचर होता है स्टूडेंट्स वो रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। यानी कि रिवर्सिबल का मतलब इस तरफ भी जा सकती है रिएक्शन और यहाँ से यहाँ पर भी प्रोसीड हो सकती है। तो मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने क्या किया, अगर आपके पास ये एक सॉलिड मटेरियल है और इस सॉलिड मटेरियल की सरफेस पर क्या होने वाला है, एड्जॉर्प्शन होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, अब जब एड्जॉर्प्शन होगा तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्यूमुलेट होने के बाद अगर स्टूडेंट्स क्या होता है, वापस से यहाँ से डिसॉर्प्शन होता है। डिसॉर्प्शन मैंने अभी आपको बताया था कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू वापस से रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट होता है। तो यहाँ से ये जो एड्सॉर्बेट है ये क्या हो रहे हैं, वापस रिमूव हो रहे हैं। तो जब ये यहाँ से रिमूव होंगे तो मीन्स ये है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो इसका मीन्स नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो मतलब जो रिएक्टिंग जिस
तरह से वो आई है या जो रिएक्टिंग सरफेस यहाँ पर रिएक्ट करने के लिए आई है, जब वापस वो यहाँ से हट जाएगा तो वो उसी फॉर्म में वापस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए SO2 यहाँ पर आ गया, तो जब आप इसे वापस से रिमूव कराओगे, वापस से डिसॉर्प्शन कराओगे, तो डिसॉर्प्शन पे वापस से हमेशा यहाँ से SO2 ही बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई अनदर सब्सटेंस जो है यहाँ से रिमूव हो जाए। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल नेचर बोलते हैं। तो फिजिसॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, नेचर के अंदर रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, चलिए अगर अपन बात कर लें इसके अंदर क्या नेचर होता है, तो ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इरिवर्सिबल नेचर का मीन्स क्या है, देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता चल रहा है केमिकल एड्सॉर्प्शन, मतलब यहाँ पर किसी तरह का केमिकल रिएक्शन होगी। तो अब यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सॉलिड मटेरियल है, इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर अगर कोई एड्सॉर्बेट आया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एड्सॉर्बेट है, ये कहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुका है, इस सॉलिड सरफेस पर एक्यूमुलेट हो चुका है। तो अब जब ये एक्यूमुलेट हो गया है, तो एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होगा, इनके बीच में आपस में क्या हो जाएंगे, केमिकल बॉन्ड बन जाएंगे। और जब केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे तो केमिकल बॉन्ड होने पर यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन होने पर जब आप इसे वापस यहाँ से रिमूव कराएंगे तो जो बॉन्ड टूटेगा वो पुराने वाले बॉन्ड जैसा नहीं होगा। मींस यहाँ क्या होगा, एक नया सब्सटेंस यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो इसका मींस ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो फिजिसॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है, और जो केमिसॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। चलिए देन उसके बाद अगर अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पर किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसका मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसका मीन्स ये हुआ कि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस आकर के क्या कर सकता है, एड्सॉर्ब हो सकता है ना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तभी क्या करना होता है, तब आपको चेक करना होता है कि क्या ये इससे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। लेकिन जब फिजिसॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पर किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो मतलब यहाँ पर लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी कि कोई भी गैसेस जो है यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हो सकती है, एड्सॉर्ब हो सकती है ना। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि यही इससे रिएक्ट करेगी या यही यहाँ पर आकर के एड्सॉर्ब होगी। नेचर के अंदर या इसके एनवायरमेंट के अंदर जो भी गैसेस होंगी वो इसमें आकर के एक्यूमुलेट हो सकती है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करते हैं कि केमिकल डिसॉर्प्शन, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से प्रेजेंट स्पेसिफिसिटी, या इसे अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, स्पेसिफिक इन नेचर भी होता है, स्पेसिफिसिटी। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड अगर अपन बात करते हैं तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, उस फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, सबसे मेन चीज ये है कि होगा क्या यहाँ पर, यहाँ ये होता है स्टूडेंट्स के वीक वांडरवाल फोर्सेस लगते हैं, वीक वांडरवाल फोर्सेस जो हैं लगते हैं। अब वीक वांडरवाल फोर्सेस कैसे लगते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड मटेरियल है ना। एड्सॉर्प्शन फिनोमेना कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इसके अंदर इस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है, एड्सॉर्बेंट है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है,
कि ये आपके पास एडजॉर्बेंट है। और इस एडजॉर्बेंट के अंदर अगर मैं ये कहूँगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो मान लीजिए मैंने सपोज एक पार्टिकल्स यहाँ पर एज्यूम किया है, एक पार्टिकल्स मैंने यहाँ एज्यूम किया है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स है। अब क्योंकि स्टूडेंट सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड मटेरियल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और सभी डायरेक्शन के अंदर, ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। वहीं अगर अपन बात करते हैं यहाँ, 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 यानी यहाँ पर इसके ऊपर भी चारों तरफ क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब सभी तरफ से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है तो मींस ये हुआ कि वो जो एडजॉर्बेंट है इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, बैलेंस होगा, मतलब इसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा या अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर सपोज मान लीजिए मैंने कहा ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर भी कोई पार्टिकल्स है और इस सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स जो होगा वो यहाँ पर, तो यहाँ, 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 इन जगहों पर तो क्या होगा, एक फोर्स को, बैलेंस फोर्स को क्या कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा। बट एक्चुअल में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ये वाला जो फोर्स है यहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा और इसे अपन क्या कहेंगे, रेजिडुअल फोर्स कहेंगे, यानी इस पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स ऊपर नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फोर्स होगा, उस फोर्स को अपन क्या कहेंगे, रेजिडुअल फोर्स, ठीक है ना। ये रेजिडुअल फोर्स है, याद रखना है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये है आपका रेजिडुअल फोर्स। अब ये जो रेजिडुअल फोर्स होता है इसी की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर कोई गैसेस पार्टिकल्स यहाँ पर आया है तो यहाँ पर इसके और इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होने लगता है, एक फोर्स, एक वीक फोर्स लगने लगता है, जिससे कि ये पार्टिकल्स क्या होता जाता है, यहाँ पर आ करके एक्यूमुलेट होता चला जाता है। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होते हैं इसके अंदर रेजिडुअल फोर्स की वजह से क्या होता है, वीक वान डेर वाल फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन लगते हैं और इस वीक वान डेर वाल फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर, तो यहाँ क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। वीक वान डेर वाल फोर्सेज है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगर अपन आगे कंटिन्यू बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है यहां पर एनर्जी चेंजेस जो होते हैं, एनर्जी चेंजेस वो कम होते हैं, लो एनर्जी चेंजेस होता है। नॉर्मली क्या होता है 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है ना। एनर्जी चेंजेस क्या होता है, एनर्जी चेंजेस का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होगा। एक और बात स्टूडेंट्स समझ लिए, पहले थोड़ी सी आपको याद रखनी है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए सामने एक्स्ट्रा बिल्कुल, कि एड्सॉर्प्शन जो फिनोमिना होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। बस ये एक बात थोड़ी सी अभी टाइम कुछ देर के लिए याद रख लीजिए, मैं आप लोगों को इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर ये जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, जहां पर की हीट रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि एनर्जी चेंजेस हो रहा है, बट यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा लो होता है, यानी 20 से 40 किलो जूल पर मोल ही हो पाता है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करते हैं यहाँ जो चेंज ऑफ एनर्जी होता है, चेंज ऑफ एनर्जी यहाँ ज़्यादा होता है और ये 80 से लेकर के करीब 240 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है, जस्ट इससे पहले वाला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है वो क्या था, वीक वान डेर वाल फोर्स। अब आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर क्या होता है कि वीक फोर्सेस लग रहे हैं किसके बीच में, इस एड्सॉर्बेंट के बीच में और इस एड्सॉर्बेंट के बीच में। आप लोग भी प्रैक्टिस डालिए बार बार इन सब्सटेंस को एड्सॉर्बेंट कहने की और इस सब्सटेंस को एड्सॉर्बेंट
बेंट कहने की। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो कि कौन सा है, वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस है। चलिए अब मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो क्योंकि फोर्स वीक है तो मतलब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगा, वीक होगा। या इसे में आप ये समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, डिसॉल्व करना चाहता हूँ, डिसॉर्प्शन करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं डिसॉर्प्शन करूंगा तो मुझे कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पर वीक लग रहा है, तो मैं कम एनर्जी दूंगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लो हो जाएंगे। और कितने होते हैं, 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल होते हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं कि जो केमिसॉर्प्शन होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इनके बीच में जो एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट है, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है तो मुझे इसे तोड़ने के लिए, वापस डिसॉल्व कराने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मीन्स ये हुआ यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। यस स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है इसी के अंदर पढ़ रहे हैं अपन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। इनके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए एक बार इसको। तो यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया है स्टूडेंट्स, अगर इस सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीजेस और यहाँ से क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है स्टूडेंट्स के जो सरफेस एरिया होता है, व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेज एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, ऑल्सो इंक्रीजेज हो जाता है। एक छोटी सी बात और रह जाती है स्टूडेंट्स, एक टॉपिक और रह जाता है इसके अंदर। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये कैसा होता है, तो ये मल्टी लेयर होता है, ये मल्टी लेयर होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मल्टी लेयर क्या होता है। कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होगा वो मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, किसी तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मान लीजिए जैसे आपके पास ये एक पिस्टन रखा हुआ है और इस पिस्टन के अंदर आप क्या कर रहे हो, पिस्टन के अंदर आपने एक सॉलिड मटेरियल, एक जो है आपने जैसे मान लीजिए चारकोल आपने इसके अंदर रख रखा है कि ये चारकोल मटेरियल है, और इस चारकोल मटेरियल के अंदर आपने यहाँ पर इस पिस्टन के अंदर गैसेस के पार्टिकल्स भी रखे हुए हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी तरह का कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा आप इसमें प्रेशर लगाओगे उतने ही ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, मतलब यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से एक लेयर और भी बना सकता है वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस की। बट अगर अपन बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होने के लिए उसके पास पर्टिकुलर सरफेस एरिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये सिर्फ यूनिलेयर होता है, यूनिलेयर एक ही लेयर वाला हो सकता है, यहाँ पर मल्टीलेयर नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना यहाँ तक हुआ है स्टूडेंट, जिसके अंदर अपन ने बात की है एड्सॉर्प्शन क्या होता है, छोटी छोटी टर्म्स अपन ने देखी हैं, एड्सॉर्प्शन के टाइप्स क्या हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, इनके क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बारे में अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स वो है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। यस स्टूडेंट्स, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा और एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये जो एड्सॉर्प्शन है इसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किस तरह से फॉलो होता है। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की 11th क्लास में आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर आप लोग जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मीन्स क्या होता है, जो खुद ब खुद हो जाती है, यानी स्वतः होने वाली रिएक्शंस, खुद ब खुद होने वाली, सेल्फ होने वाली, वो रिएक्शंस क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। अब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसी को अपन को समझना है।
11th क्लास में अपन पढ़ते हैं डेल्टा जी क्या है, यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंजेस है, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंजेस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ क्या क्या चीज़ें क्या हैं। डेल्टा जी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी भी बोला जा सकता है ना। डेल्टा एच जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। फिर उसके बाद टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। चलिए आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने कहा, वापस अपन क्या करते हैं उसी सिस्टम के ऊपर चलते हैं कि यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है आपके पास एक चारकोल, ठीक है ना। ये चारकोल है, सॉलिड मटेरियल है और इसके यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल्स है। मान लीजिए SO2 गैस है और ये SO2 गैस क्या है, यहाँ पर आना चाहती है। अब एंट्रोपी, एंट्रोपी वर्ड जो है स्टूडेंट्स, इसका मीन्स क्या होता है, रैंडमनेस, है ना, रैंडमनेस। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उनके अंदर रैंडमनेस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इतना आपको पता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे ही एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है, यानी गैसेस को अगर क्या किया जाएगा, एड्सॉर्ब कराया जाएगा एड्सॉर्बेंट के ऊपर, तो यहाँ पर जितनी भी गैसेस हैं वो क्या हो जाएगी, आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो अब ये जो रैंडमनेस है इन गैसेस के पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर मैं जानता हूँ कि डेल्टा एच क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, और ये भी डिजिट क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या होनी चाहिए, ये नेगेटिव होनी चाहिए। ये दोनों तो क्या है, नेगेटिव है, बट यहाँ पर डेल्टा जी भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसका मीन्स ये है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, ठीक है ना। और एड्सॉर्प्शन फिनोमिना जो क्या है, एक एड्सॉर्प्शन फिनोमिना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए एंथैल्पी चेंजेस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन ये आती है स्टूडेंट्स कि मुझे इसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। चलिए अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आप लोग जानते हो कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर नेगेटिव होनी चाहिए। जब ज़्यादा नेगेटिव होगी तो ही क्या होगा, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना जो है वो जो है खुद ब खुद हो सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि डेल्टा एस क्या है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा जी क्या है, सॉरी डेल्टा एच क्या है और डेल्टा जी क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है ये, एड्सॉर्प्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है अपना टॉपिक आइसोथर्म या एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्या होता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, देखिए स्टूडेंट्स, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जैसा कि आपको इस वर्ड से पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हो रहा है। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट या सेम या एक जैसा, थर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर एनर्जी या हीट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एड्सॉर्प्शन, यानी आप क्या करते हो, एक एड्सॉर्प्शन और अगर अपन बात करें टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में, सॉरी प्रेशर के बीच में, क्योंकि आपने टेम्परेचर तो क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ किसके बीच में आप प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, है ना। जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है यानी x अपॉन m, यहाँ पर x क्या शो करता है, x शो करता है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और m क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट।
एडसोर्बेंट को शो कर रहा है, एडसोर्बेंट और एडसोर्बेंट को शो कर रहा है, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, P प्रेशर, और यहाँ पर क्या ले रखा है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, और टेम्परेचर को क्या लिखा हुआ है आपने, कांस्टेंट। तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे ही आप ग्राफ लोड करते हैं तो ये आपको कुछ जो है इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज, आपको थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, बस आपको ये याद रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये कैसे आया है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं, फ्रेंडलिच हैं, और उनके नाम पर इसे फ्रेंडलिच आइसोथर्म भी कहते हैं, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर ये देख रहे हो कि किस तरह से इनके बीच में जो है यहाँ पर जो है ग्राफ फ्लोट हो रहा है। तो अपन ने जैसे 3 टेम्परेचर लिए हुए हैं, जैसे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर 273 केल्विन है, यहाँ पर 244 केल्विन है, और यहाँ पर 195 केल्विन है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इनके बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपन देखना चाहें तो आप लोग देखें कि अगर आपने टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है, 273 केल्विन लिया हुआ है, तो 273 केल्विन के ऊपर जो इसके बीच में ग्राफ आएगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 244 पे इस तरह से हो जाएगा, 195 पर इस तरह से हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को जैसे जैसे अपन कम करते जा रहे हैं, वैसे ये जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेंडलिच, है ना। अब इन्होंने, फ्रेंडलिच ने क्या है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। एक साइंटिस्ट है फ्रेंडलिच, उन्होंने फ्रेंडलिच, है ना, इन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, और ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है जो m और x है, यानी x अपॉन m है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि प्रेशर की पावर 1/n के, प्रेशर की पावर 1/n के। अब यहाँ क्या किया जाएगा, सिंपली अगर अपन इसको x अपॉन m को k इक्वल्स टू p की पावर क्या बोल सकते हैं, 1/n बोल सकते हैं। यहाँ से अपन ने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया है, k आ गया है, जो कि एक कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये क्या है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीन्स ये है जिसको आपने मैथमेटिकली तो डिराइव नहीं किया, जिसको आपने मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया, बट आपने क्या किया, इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए और प्रैक्टिकल्स के थ्रू इनको क्या किया, प्रूफ किया, और प्रूफ करने के बाद आपने ये फॉर्मूला दिया, और इस फॉर्मूले को अपन क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है कि ग्राफ प्लॉट करना होता है, किसके बीच में, तो यहाँ पर वही x अपॉन m और p के रेस्पेक्ट में फिर से आप क्या करते हो, एक ग्राफ को प्लॉट करते हो। तो अपन देखिए स्टूडेंट, ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपन ने क्या किया, ये जो रिएक्शन है, सॉरी ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अपन क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो जैसे ही अपन लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x अपॉन m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log k प्लस का है वो पहले आ जाएगा 1/n, और ये बन जाएगा log p। अब यहाँ इक्वेशन, अगर अपन इस इक्वेशन को अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको नहीं मिल रही है, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको आपस से रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये log x अपॉन m हो जाता है इक्वल्स टू, ये आ जाएगा log p, और यहाँ पर आ जाएगा ये, सॉरी 1/n log p, 1/n log p प्लस log k। अब ये जो इक्वेशन स्टूडेंट्स है यहाँ पर देखिए, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, और m क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर अपन जब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस ग्राफ के अंदर कुछ इस तरह से वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पर ये जो ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी,
ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ होगी, इस वैल्यू को अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये log k है, ठीक है। ये जो स्लोप आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो स्लोप है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/n, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, log x/m, y एक्सिस पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log p, जो कि x एक्सिस पर है। बहुत सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही सिंपल सा आप लोगों को एक इस तरह से मिल जाएगा। अब एक छोटी सी बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो पावर होती है, ये सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 1 के बीच की अंदर ही जो है वो वर्क कर पाती है। जैसे ये पावर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ये जो फ्रेंडलीज आइसोथर्म रिएक्शन है, या ये जो आपका ये जो ग्राफ आया है वो क्या है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ का जो अगर अपन देखेंगे तो ये एक बुक के अंदर इस तरह से भी दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यही क्या है, फ्रेंडलीज आइसोथर्म। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेंडलीज हैं, फ्रेंडलीज ने क्या कहा था, उन्होंने एक रिलेशन दिया था किसके बीच में, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर और जो एड्सॉर्प्शन की रेट है उसके बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है, प्लॉट किया जाता है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से अपन को देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या ले रखा है, यहाँ अपन ने लिया हुआ है log x/m, यहाँ पर अपन ने ले रखा है log p, यानी प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। तो ये जो आपको ग्राफ प्लॉट होता है या ग्राफ देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी कि इनके बीच में इस तरह का एक ग्राफ बनता है। तो यहाँ 3 कंडीशंस फॉलो होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग एट लो प्रेशर, अगर आपने क्या कर दिया, प्रेशर को लो कर दिया, तो उस टाइम पर x/m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर p के, किसके, प्रेशर की, प्रेशर की पावर p के। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ जब आप देखते हो कि x/m, यानी कि जब आप इसे देखते हो तो यहाँ से ये प्लॉट होना शुरू हुआ है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो कंडीशन होगी, इस टाइम पर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के, यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मीन्स ये है कि एट लो टेम्परेचर पर एट लो प्रेशर के ऊपर ये जो फ्रेंडलीज वर्क है या ये जो फ्रेंडलीज एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सही हो जाता है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स के एट हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर होने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x/m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है p की पावर 0 के। यानी कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हाईएस्ट प्रेशर है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है p की पावर 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब आप प्रेशर कितना ही बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पर x/m क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो इस प्रेशर को अपन क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट प्रेशर बोल सकते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो थर्ड हो जाता है वो क्या कहलाता है, एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर, ये जो मॉडरेट प्रेशर है स्टूडेंट्स, इस मॉडरेट प्रेशर के अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है p की पावर 1/n। यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज आती है वो क्या हो जाती है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है p की पावर 1/n। तो ये बस इतना सा आपको याद रखना है स्टूडेंट्स के फ्रेंडलीज आइसोथर्म क्या होता है। फ्रेंडलीज आइसोथर्म ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है वो ये है, और इसके बीच में जो ग्राफ होता है उसको इस तरह से प्लॉट किया जाता है। बस इतना सा याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर पर ही सही से वर्क कर पाता है। जैसे ही हाई प्रेशर हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो है सही से बिहेव या वर्क नहीं कर पाता है। यानी जो फ्रेंडलीज आइसोथर्म है वो सिर्फ लो प्रेशर पर ही वर्क कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने एड्सॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट फिनोमिना को अपन ने एक्सप्लेन किया है, समझा है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।